हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 6 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज 6 का पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यहाँ पर हम तत्व के स्थान पर पदार्थ भी ले सकते हैं और इस प्रकार किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन या किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। और इस प्रकार घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हमें सूत्र के रूप में मिलता है। घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं, उसी से हम इसका संकेत स्मॉल d लेते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसके लिए द्रव्यमान के लिए संकेत m लेते हैं। आयतन के लिए अंग्रेजी वॉल्यूम होती है, इसके लिए संकेत हम v लेते हैं, कैपिटल V। और इस प्रकार घनत्व का जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वह d बराबर m/v प्राप्त होता है। यदि हम v अर्थात आयतन को इकाई के बराबर लें, अर्थात एक मात्रक के बराबर लें, जिसे हम 1 घन सेंटीमीटर या 1 घन मीटर भी ले सकते हैं। घन मीटर को सेंटीमीटर की घात 3, घन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर की घात 3 तथा घन मीटर को मीटर की घात 3 भी लिखा जाता है। यदि हम 1 घन सेंटीमीटर का घनाकार डिब्बा लें, तो जब 1 घन सेंटीमीटर का घनाकार डिब्बा लेते हैं तो वह देखने में आपका पासे की तरह का होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। और इस आधार पर 1 सेंटीमीटर उस डिब्बे की लंबाई होगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी और 1 ही सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई भी होगी। और ऐसे घनाकार डिब्बे का यदि हम आयतन ज्ञात करते हैं तो वह L³ के बराबर होता है, अर्थात भुजा की घात 3 के बराबर होता है। और इस आधार पर 1 की घात 3 आयतन हमें प्राप्त होता है, और जिसे सरल करेंगे तो हम 1 घन सेंटीमीटर लिखेंगे और इसे ही हम इकाई आयतन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परिमाण है वह या संख्यात्मक मान जो है वह 1 के बराबर है, इसीलिए यह इकाई आयतन कहलाता है। और सूत्र में जो घनत्व का सूत्र हमें प्राप्त हुआ था d बराबर m/v, उसमें v की जगह जब 1 रख देते हैं, अर्थात इकाई उसका मान जो होता है वह रख देते हैं, तब d बराबर m/1 हो जाता है। और इस आधार पर d बराबर m हमें प्राप्त होता है, अर्थात घनत्व में द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। कब? जबकि आयतन v जो है वो 1 के बराबर हो या इकाई के बराबर हो। और इसलिए हम इसी से परिभाषा घनत्व की हमें प्राप्त होती है कि घनत्व d किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यह परिभाषा बन जाती है। और
इसी आधार पर आपकी किताब में दिया है कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, इन पदार्थों को बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हमें व्यवस्थित करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक, लोहा, इस प्रकार इस क्रम में इन पदार्थों को हम जब व्यवस्थित करते हैं तब ये घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हम इन्हें कैसे व्यवस्थित करते हैं इस क्रम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस होती है उसमें कण दूर दूर होते हैं और इस कारण अगर हम इकाई आयतन में गैस को रखें तो उसमें कणों की, जैसे 1 घन सेंटीमीटर का जो घनाकार डिब्बा है उसमें हम गैस को भरें तो उस स्थिति में उसके कण उसमें काफ़ी कम आएंगे और इस कारण उसका द्रव्यमान कम होगा, गैस का द्रव्यमान कम होगा। किसकी अपेक्षा कम होगा? अगर हम द्रव लें इसी घनाकार डिब्बे में, अर्थात इकाई आयतन के डिब्बे में, 1 घन सेंटीमीटर का जो घनाकार डिब्बा है उसमें अगर हम गैस भरें तो उसमें गैस के बहुत कम कण मौजूद होंगे और जिसके कारण उसका द्रव्यमान कम होगा और इसी कारण गैस का घनत्व कम होता है। किससे कम होता है? द्रव की अपेक्षा या ठोस की अपेक्षा। द्रव में क्या होता है, जो कण होते हैं वो गैस की अपेक्षा ज़्यादा पास पास होते हैं, निकट होते हैं और इस कारण 1 घन सेंटीमीटर के घनाकार डिब्बे में गैस की अपेक्षा जो द्रव आएगा उसमें द्रव के कण ज़्यादा होंगे, क्योंकि द्रव में कण पास पास होते हैं। किसकी अपेक्षा? गैस के कणों की अपेक्षा। और इस प्रकार द्रव में, इकाई आयतन के द्रव में द्रव के कणों की संख्या जो होगी वह अधिक होगी और इस कारण उसका द्रव्यमान अधिक होगा और द्रव्यमान अधिक होने के कारण द्रव का घनत्व गैस के घनत्व की अपेक्षा अधिक होगा। इसी प्रकार ठोस का जो घनत्व होता है वह द्रव और गैस तीनों की अपेक्षा, द्रव व गैस दोनों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है और इस कारण इकाई आयतन के घनाकार डिब्बे में, अर्थात 1 घन सेंटीमीटर के घनाकार डिब्बे में ठोस के कणों की संख्या सबसे अधिक होगी। किसकी अपेक्षा? द्रव के कणों की अपेक्षा, जो कि द्रव और गैस के कणों की अपेक्षा, जो कि इस इकाई आयतन के डिब्बे में भरे जाएंगे और इस कारण ठोस का जो इकाई आयतन के ठोस का जो द्रव्यमान होगा वह अधिक होगा या सबसे अधिक होगा। इसी कारण ठोस का जो घनत्व होगा वह अधिक होगा, उससे कम द्रव का घनत्व होगा और उससे भी कम गैस का घनत्व होगा। तो जो पदार्थ हमें दिए गए हैं उनमें 2 पदार्थ गैसीय अवस्था में हैं, इसलिए इन दोनों का घनत्व द्रव और ठोस से कम होगा। इसीलिए इन दोनों को सबसे पहले लिखा गया, क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर रख रहे हैं, इसलिए सबसे कम घनत्व वाला पदार्थ जो होगा वो पहले आएगा, फिर उससे अधिक घनत्व वाला, फिर उससे अधिक घनत्व वाला और
अंत में सबसे अधिक घनत्व वाला पदार्थ आएगा या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं वायु और चिमनी का धुआं गैस है, गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए ये सबसे पहले आए हैं। और इसी प्रकार रुई भी है, रुई को भी हमने पहले रखा है। क्यों? क्योंकि रुई में भी हवा होती है और इस कारण रुई को भी हमने पहले रखा है। और जल और शहद जो कि द्रव के रूप में होते हैं उन्हें बीच में रखा है। और चौक और लोहा जो कि ठोस पदार्थ हैं उन्हें हमने बाद में रखा है। तो इस प्रकार आप तीनों पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसके आधार पर कौन पहले होगा कौन बाद में होगा उसका चयन कर लेते हैं और यह आप समझ गए होंगे। अब अंतर यहाँ पर यह आता है कि गैस में जो 3 पदार्थ लिखे गए हैं, गैसीय अवस्था की में जो 3 पदार्थ लिखेंगे उनमें पहले किसको रखा जाएगा, उसमें सबसे हल्का कौन होगा? उसमें सबसे हल्की होगी वायु, क्योंकि वायु में कार्बन के कण उतनी मात्रा में नहीं होते हैं जितने कि धुएं में होते हैं। धुएं में वायु भी होती है और कार्बन के कण भी होते हैं, इसलिए चिमनी के धुएं का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होगा। इसीलिए वायु को पहले रखेंगे और चिमनी के धुएं को बाद में रखेंगे। और रुई जो कि ठोस पदार्थ भी है और साथ ही साथ उसमें हवा भी होती है, इस कारण हम रुई को वायु और चिमनी के धुएं के बाद रखते हैं। तो वायु, चिमनी का धुआं और रुई में कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा यह आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वायु का घनत्व सबसे कम होगा, चिमनी का धुएं का घनत्व दूसरे नंबर पर आएगा और तीसरे नंबर पर रुई के घनत्व का नंबर आएगा। और इसके बाद अगर जल और शहद जो कि दोनों द्रव अवस्था में है, इसमें हम देखें कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो हम जानते हैं जल के कण हल्के होते हैं और शहद के कण भारी होते हैं, और इस कारण जो इकाई आयतन वाला जल होगा उसका द्रव्यमान कम होगा और इकाई आयतन का जो शहद होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा, और इसी कारण जल का घनत्व कम होगा और शहद के घनत्व की अपेक्षा। तो इस प्रकार जल पहले आएगा और शहद बाद में आएगा। अब अगर चौक और लोहे की हम बात करें जो कि दोनों के दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, तो ठोस अवस्था में अगर हम दोनों ठोसों की हम बात करें तो हम पाएंगे कि चौक के कण हल्के होते हैं और लोहे के कण भारी होते हैं, और इस प्रकार इकाई आयतन में चौक के कणों का जो द्रव्यमान होगा, इकाई आयतन के चौक के कणों का जो द्रव्यमान होगा वह इकाई आयतन के लोहे के द्रव्यमान से कम होगा, और इसी कारण चौक का घनत्व कम होगा और लोहे का घनत्व अधिक होगा। इसीलिए चौक को अंत से दूसरे नंबर पर रखा गया और लोहे को अंत में रखा गया है। और इस प्रकार आपने देखा कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में दिए हुए पदार्थों को अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो उनका क्रम वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक और लोहा इस क्रम में होता है। अब यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें जो कि आपकी किताब में पेज 6 पर दिया है, जिसमें पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करने के लिए कहा गया है, तो उसे सारणीबद्ध करने के लिए हमने एक सारणी यहाँ पर बनाई है, आप देख रहे हैं, जिसमें क्रम संख्या लिखी है, फिर गुण का कॉलम या स्तंभ है
फिर इसके बाद ठोस का स्तंभ है, कॉलम है, या और द्रव का फिर उसके बाद कॉलम लिखा बनाया है, फिर गैस का कॉलम बनाया है। और इसमें हमने यह बताने की कोशिश की है कि आप इसी प्रकार की एक सारणी बनाएंगे और गुण वाले कॉलम में गुण लिखते चले जाएंगे और ठोस, द्रव, गैस में उस गुण के आधार पर जो भी गुण ठोस, द्रव अवस्था में पाए जाते होंगे उन्हें आप लिखेंगे। जैसे यदि हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आकार के गुण को लेकर हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, गैस का आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसमें पूरे में फैल जाते हैं गैसीय पदार्थ, यह हम जानते हैं। इस प्रकार आकार गुण के आधार पर हमने तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की तुलना की यहाँ पर और सारणी में से लिखा। इसी आधार पर इसी तरह से आपको आयतन, बहने का गुण जिसे तरलता कहते हैं, दृढ़ता, यदि हम किसी पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो यदि पदार्थ का आकार नहीं बदलता है तब हम कहते हैं कि वह पदार्थ दृढ़ है। और आप जानते हैं दृढ़ता जो है ठोसों में सबसे अधिक होती है, उसके पश्चात द्रवों में होती है और सबसे कम गैस में होती है। इसी प्रकार अगले गुण को हम कणों के बीच रिक्त स्थान को ले सकते हैं, जिसे अंतराण्विक स्थान या अवकाश भी कहा जाता है। इसके बाद कणों के बीच आकर्षण बल, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल भी कहा जाता है। और उसके बाद घनत्व, संपीड्यता घनत्व के बारे में तो आप पहले जान चुके हैं कि संपीड्यता का अर्थ होता है दाब का प्रभाव कैसा पड़ता है, उससे संबंधित जो गुण है उसे संपीड्यता कहते हैं। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों में जो गति के कारण ऊर्जा होती है उसे हम कणों की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इन गुणों के आधार पर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की तुलना हमें करनी है और यह आप लिखेंगे क्योंकि आप पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके आधार पर यह सारणी आपको पूरी करनी है। ये ऊपर हमने सारे गुण लिख दिए हैं जिन गुणों के आधार पर आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में विभिन्न गुणों को लेकर तुलना करनी है। और इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।